एक सच्ची कहानी। ये कहानी शुरू होती है सन 1823 से, जहां पर ये दिखाते हैं कि एक बहुत घने जंगल में 45 लोग हैं और ये सारे के सारे जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को बेचकर उसका व्यापार करते हैं। और दोस्तों आज हम इसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त मूवी है। दोस्तों इसी मूवी के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करेंगे, पूरा स्टोरी आज जानेंगे, ये मूवी का पूरा स्टोरी क्या है दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। एक सच्ची कहानी। एक सच्ची ये कहानी। कहानी शुरू होती है सन 1823 से, 1823 जहां पर ये दिखाते हैं कि एक बहुत घने जंगल में 45 लोग हैं 45 और ये सारे लोग के रहते सारे हैं, जानवरों का शिकार शिकार करने आए करके हैं। उनकी खालों को बेचकर उसका व्यापार करते हैं। और इसी समूह में एक आदमी होता है ह्यू गिलास और उसका बेटा हॉक। ये सारे के सारे जब जंगल में होते हैं तो इनके ऊपर एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है डायरेक्ट और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार देता है। और ये आदिवासी कबीला हमला इसलिए करता है कि इनका जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का काम है। इन्हीं का काम। इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है और ये मात्र 10 बचे हैं और ये 10 के 10 जो वहां पर इनकी नाव होती है उस पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये पूरा इलाका उन्हीं आदिवासियों का है और नदी में चलती उनकी नाव को कहीं ना कहीं से वो सब देख रहे हैं और वो कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी जो इनका हेड होता है वो ग्लास से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लास बोलता है कि हमें इस नाव को छोड़ के जमीन के रास्ते चलना चाहिए। लेकिन ग्लास की इस बात से इन्हीं के ग्रुप का एक आदमी इत्तेफाक नहीं रखता। वो बोलता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे और जमीन का रास्ता बहुत लंबा है, हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि इस इलाके को, इस टेरिटरी को ग्लास बहुत अच्छे से जानता है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि हमें वो घर सुरक्षित पहुंचाए। और वो ये तय करते हैं कि अब हम जमीन के रास्ते जाएंगे। जमीन के रास्ते सारे अपनी नाव से उतर जाते हैं और नाव को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को वो नाव बहुत आगे मिले और तब तक वो उनकी नजरों से काफी दूर चले जाएं। उतरने के बाद ये अपनी सारी की सारी खालें पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि भविष्य में कभी ये दोबारा इस जगह पर आए तो इनकी खालें इन्हें मिल जाए। और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू कर दें। और यहाँ की एक और बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ की ठंड बहुत खतरनाक होती है और ठंड का मौसम आने वाला है। इनका रास्ता कई हफ्तों का है और इन्हें उस ठंड का सामना करना ठंड भी बहुत जबरदस्त, इनके पास गहना कोई चारा बहुत नहीं ही है। जबरदस्त, इसीलिए सब उस ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और अब ये सारे के सारे उस घने जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं। रात होती है और ये सब जंगल में सो जाते हैं और अगली सुबह ये दिखाते हैं कि इनकी नाव छोड़ने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आदिवासी इनकी नाव तक पहुंच जाते हैं और आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं है। वो समझ जाते हैं कि ये पैदल जंगल के रास्ते घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हीं आदिवासियों में से एक आदिवासी बोलता है कि उनके पैरों के निशान हमें उत्तर की तरफ जाते हुए मिले और ये सारे आदिवासी ये फैसला करते हैं कि ये सब उनके पीछे उत्तर की तरफ जाएंगे। अब आदिवासी इनके पीछे जो मारना चाहते हैं और ये लगातार उत्तर की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात को ये एक जगह अपना डेरा जमा लेते हैं। सुबह सबसे पहले ग्लास उठ जाता है, वो अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में टहलने के लिए चला जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है और ग्लास एकदम सतर्क हो जाता है और उसे सामने भालू के कुछ बच्चे नजर आते हैं। इससे पहले कि ग्लास वहां से निकल पाता, भालू उस पर हमला कर देता है। यार ग्लास की बंदूक गिर जाती है और भालू उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ग्लास बुरी तरह जख्मी हो चुका है। भालू उससे थोड़ा सा दूर जाता है और ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठा लेता है। लेकिन भालू एक बार फिर ग्लास पे हमला करता है, लेकिन इस बार हमला करने से पहले ग्लास भालू के गोली मार देता है। लेकिन भालू बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसे उस गोली का ज्यादा असर नहीं होता और अब वो ग्लास को लगभग अधमरा कर देता है और एक बार फिर वो उससे दूर चला जाता है। ग्लास के पास एक चाकू होता है, वो बड़ी मुश्किल से उस चाकू को निकालता है। हालांकि भालू भी अब थोड़ा सा लड़खड़ा चुका है, लेकिन एक बार फिर तीसरी बार वो ग्लास पे हमला करता है और जब भालू ग्लास को मार रहा होता है तो ग्लास भी लगातार उसको चाकू मारता है और वो दोनों एक ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं और वो भालू ग्लास के ऊपर आके गिर जाता है। लेकिन भालू मर चुका है और ग्लास भी लगभग मर ही चुका होता है, क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया है और गहरे घाव दिए हैं और वो दर्द से करारा होता है। तभी ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहां पर आते हैं और वो देखते हैं कि उसके ऊपर भालू गिरा हुआ है। वो बड़ी मुश्किल से भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी ग्लास के घावों को सिलना शुरू करता है। उसका गला पूरी तरह से फट चुका है, बहुत गहरे गहरे घाव हैं और उसका पैर भी टूट चुका है, यानी कि वो चल भी नहीं सकता। और उन लोगों का ये मानना होता है कि ये 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते कि जो आदिवासी इन लोगों को मारना चाहते थे उनके पास इनकी बहुत सारी खालें होती है
और वो हाल ही उन सब खानों खोल के लिया सब। बदले कुछ लोगों से बंदूकें और घोड़े ले लेते हैं। इससे पहले वो आदिवासी इन पर तीर और कमान से हमला करते थे, लेकिन अब उनके पास घोड़े हैं, बंदूकें हैं, तो इनकी जान को और ज्यादा खतरा है। यहाँ ये 9 लोग ग्लास के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं। वो ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आगे पूरा चढ़ाई का रास्ता होता है और ग्लास को लेकर उस चढ़ाई पे चढ़ना लगभग नामुमकिन है। तभी इनका जो कैप्टन होता है वो अपने एक आदमी को बोलता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। दरअसल वो ग्लास को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ग्लास अब नहीं बच सकता, वो तड़प रहा होता है और उसको यहाँ से बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन है। तभी ग्लास का बेटा बोलता है कि ऐसा मत करो, और अरे कैप्टन को उस पर दया आ जाती है, क्योंकि ग्लास की वजह से ये सब बचे होते हैं। वो अपने आदमी को बोलता है कि जो भी यहाँ पे ग्लास के साथ रुकेगा उसे रॉकी माउंटेन फर कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे, क्योंकि ग्लास ने इन सब की मदद की होती है और वो चाहते हैं कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले और जब ग्लास मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार करके ये लोग भी वापस आ जाएं। अब ग्लास का बेटा बोलता है कि मैं रुकूंगा, और वहां पर एक लड़का और होता है, कहता है मैं भी रुकूंगा चाहे $70 मिले ना मिले। अब इन्हीं में एक आदमी होता है जिसका नाम फिट्ज होता है। वो कैप्टन को बोलता है कि $70 बहुत कम है। कैप्टन बोलता है ठीक है $100, और तभी जो ग्लास का बेटा और जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है कि तुम हमारे डॉलर्स भी रख सकते हो, और फिट्ज कहता है कि $300 काफी है, इससे मैं अपना घर खरीद सकता हूं, और वो भी इनके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये 3 और ग्लास यहाँ पे रुक जाते हैं और बाकी के सारे आगे निकल जाते हैं। ग्लास की हालत बहुत खराब है। फिट्ज को लगता है कि ये 1-2 दिन में मर जाएगा, लेकिन ग्लास जिंदा रहता है। एक शाम को जब ग्लास अकेला होता है तो फिट्ज उसके पास आता है, कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी और तुम अपनी जान देकर अपने बेटे की और हम सबकी जान बचा सकते हो, क्योंकि आदिवासी अगर यहाँ पर आ गए तो वो हम सबको मार देंगे। हम सबको मार देंगे। मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूं, अपनी आंखें झपकाओ और मुझे ये करने की अनुमति दो। लेकिन ग्लास अपनी आंखें नहीं झपकाता। फिट्ज बोलता है कि तुम्हें आंखें झपकाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो उसकी नाक और मुंह बंद करना शुरू कर देता है। और ग्लास अब मर रहा होता है, तड़प रहा होता है, और तभी ग्लास का बेटा पीछे से आकर बंदूक के पीछे हिस्से से फिट्ज को बहुत जोर से मारता है और फिट्ज बहुत दूर जाकर गिरता है। फिट्ज उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसका बेटा उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन फिट्ज उससे बंदूक छीन लेता है और उसके पास एक चाकू होता है जिससे वो उसके बेटे को मार देता है। ग्लास का गला पूरी तरह से कटा होता है, इसलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। उसका पैर टूटा है, वो अधमरी हालत में है, इसलिए वो अपने बेटे की मदद नहीं कर सकता। वो सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है, और फिट्ज उसके बेटे को उठाकर एक ढलान के पीछे छुपा देता है, ताकि जब वो तीसरा लड़का वहां पर आए तो उसे ना देख पाए। और जब वो लड़का वहां पर आता है तो ग्लास उसे नहीं बता पाता कि इसने मेरे बेटे को मारा है, क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। अब रात होती है और फिट्ज और ब्रिजर सो जाते हैं, और सुबह फिट्ज ब्रिजर के कान में कहता है कि यहाँ से लगभग थोड़ी सी दूर पर 20 आदिवासी हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं। इस बात से ब्रिजर डर जाता है। वो बोलता है कि हॉक कहाँ है। फिट्ज कहता है कि अगर वो जिंदा हुआ तो ढूंढ लेगा। वो लड़का कहता है कि ग्लास जिंदा है और हमने कैप्टन को वादा किया था कि ग्लास के मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करके यहाँ से निकलेंगे। ये सुनने के बाद फिट्ज ग्लास को बहुत बुरी तरह से खींचता है। उसके पूरे शरीर में घाव होते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है, और सामने एक गड्ढा उसने किया होता है, उस गड्ढे में वो ग्लास को डालकर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। वो लड़का कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? फिट्ज कहता है कि आज नहीं तो कल ही मर ही जाएगा, और जैसा कि हमने वादा किया था इसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। वो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहां से चला जाता है, और उस लड़के को बोलता है कि तुम भी जल्दी आ जाओ। हालांकि वो लड़का नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी जान का भी खतरा है, और वो ग्लास के ऊपर अपनी बोतल रखकर वहां से निकल जाता है। उसे नहीं पता होता कि फिट्ज झूठ बोल रहा है, आसपास कोई आदिवासी नहीं होती, और अब यहाँ पर ग्लास अकेला है। वो तड़प का दूसरा पार्ट मेरे चैनल पे है। आगे का जो स्टोरी बचा हुआ है वो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी टाइप का वीडियो बेस्ट जो मूवी का स्टोरी रहेगा वो और रिएक्शन हम करते रहेंगे। दोस्तों आपके पास वो सब वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।